Hello guys, welcome back once again to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billions। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं कि कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितना ज़्यादा स्टेबल है। मान लीजिए मैंने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख दिया ML⁴n और यहाँ पे आ गया ये मान लीजिए प्लस कुछ वैल्यू आ गई, और एक लिख दिया ML⁴n और यहाँ पे सपोज ऐसे माइनस वैल्यू आ गई। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कौन सा फैक्टर डिसाइड करेगा, इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैन बी एक्सप्लेन बाय नोइंग देयर स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट को हम बीटा भी बोलते हैं। ये थोड़ा एडिशनल इसलिए बताते रहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल पे स्टेट बोर्ड के हैं लेकिन वो एंट्रेंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी बतानी ज़रूरी है। द स्टेबिलिटी इज गवर्न्ड बाय मेटल लिगैंड इंटरैक्शन, मतलब मेटल और लिगैंड का इंटरैक्शन कैसे है, उनके बीच में बॉन्ड्स कैसे। इन दिस द मेटल सर्व्स एज अ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ये तो आप स्टार्टिंग से देख रहे हो कि मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। क्योंकि उसे नियरेस्ट नोबल गैस जैसा होना है। वाइल द लिगैंड एज अ लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन मतलब मेटल का एक्सेप्ट करने का काम है और बेस का डोनेट करने का काम है। द मेटल लिगैंड इंटरैक्शन कैन बी रियलाइज्ड एज द लुईस एसिड लुईस बेस इंटरैक्शन। ये तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। स्ट्रॉन्गर द इंटरैक्शन ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, मतलब दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। कंसीडर द इक्विलिब्रियम फॉर द मेटल लिगैंड इंटरैक्शन, ठीक है। ये मेटल है पॉजिटिव चार्ज और ये n नंबर ऑफ लिगैंड है विथ नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या बन गया, मेटल यहाँ पे लिख दिया, L ऐसे रख दिया और दोनों पॉजिटिव नेगेटिव को एक साथ लिख दिया। रिजल्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए अगर मेटल के ऊपर +3 चार्ज है और लिगैंड के ऊपर -1 चार्ज है और ऐसे 6 लिगैंड आ गए, तो क्या लिख दोगे ML6। तो ये +3 -6 कितना आ जाएगा, -3। सर आपने -6 क्यों लिया, अरे देख रहा है 6 लिगैंड है और हर एक के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव, और मेटल तो एक ही है, तो +3 -6 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। वेयर AX डिनोट द चार्ज ऑन द मेटल लिगैंड एंड द कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, ये लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज रिप्रेजेंट करते हैं। A+ चार्ज है मेटल का, X- है लिगैंड का, और ये है A++ NX- ओवरऑल चार्ज है। नाउ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज गिवन बाय, K को कैसे लिखेंगे, ये हमने 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर इक्विलिब्रियम में ही पढ़ लिया था। पहले प्रोडक्ट को लिखेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा ऊपर और जो रिएक्टेंट हैं वो आ जाएंगे नीचे। तो ये देखिए, ये लिख दिया प्रोडक्ट मैंने ऊपर, इस पार्ट को पूरा ऊपर लिख दिया, ये नीचे और ये भी नीचे। अब K की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, K की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा बना है। आप सबको पता है अगर x = A/B है, x = A/B है, तो x की वैल्यू कब ज़्यादा होगी, जब A की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है, आया समझ में, मतलब K की वैल्यू यहाँ पे स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कब ज़्यादा होगी, जब ML⁴n का इंटरैक्शन स्ट्रांग होगा। स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ K। हायर द वैल्यू ऑफ K लार्जर इज द थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कितना सिंपल सा है, और सबकी वैल्यू दिया है आपको। द इक्विलिब्रिया फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद द करस्पॉन्डिंग K वैल्यूज आर गिवन बिलो। ओके, तो यहाँ पे इक्विलिब्रिया का वैल्यू दिया, देख रहे हो इसका वैल्यू कितना ज़्यादा है, K = 5 × 10⁻³ है। समझ में आ रहा है, ओके। मतलब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। देखो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द अबव डेटा CONH3 इज मोर स्टेबल देन AgCN ट्वाइस एंड कॉपर CN4 2-। समझ में आया। अब आगे देखो, फैक्टर्स विच गवर्न्स द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इज डिसाइडेड बाय, सबसे पहले चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ मेटल आयन। चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ मेटल आयन, मतलब मेटल आयन के ऊपर कितना चार्ज है, +1 है, +2 है, +3 है, और उसका साइज कितना है, तो ये हो जाएगा चार्ज अपॉन साइज, ठीक है। चार्ज अपॉन साइज मतलब उसके ऊपर चार्ज कितना है और दूसरा उसका साइज कितना है, वो छोटू है या फिर मोटू है, ठीक है।
charge to size ratio of metal ion. Higher the ratio, greater is the stability of divalent metal ion complexes. Their stability shows the trend. मतलब देखिए, मान लीजिए सबके ऊपर चार्ज +2 है, क्यों? सबके ऊपर सेम चार्ज रखेंगे तभी तो कंपेयर करेंगे, और अगर साइज छोटी हो गई तो देखिए ये जो रेशियो है ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है अगर a डिवाइडेड बाय b है और b की वैल्यू छोटी है तो इसका आंसर जो x है वो बड़ा आना है। आया समझ में? और हमें पता है कि चार्ज रेशियो जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो देखो यहाँ पे ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, Fe, Mn, Cd2+ की सबसे कम स्टेबिलिटी। आ रहा है समझ में? क्योंकि इसका चार्ज रेशियो ज़्यादा है। सबसे कम चार्ज रेशियो किसका है? कॉपर का है। अगर आप देखो तो कैडमियम जो है ये 4D सीरीज का है और कॉपर जो है वो 3D सीरीज का। और हम सब जानते हैं 3D सीरीज के आयन की साइज 4D सीरीज के आयन से नो डाउट छोटी होगी, क्योंकि उसमें एक शेल कम होती है। अब यहाँ पे देखिए, ओके, ये जो आपने ऑर्डर देखा इसे हम इरविंग विलियम ऑर्डर भी कहते हैं, ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। इन द अबव लिस्ट बोथ कॉपर एंड CD हैव हायर चार्जेस +2। हाउएवर द आयनिक रेडियस ऑफ कॉपर इज 69 पिकोमीटर एंड दैट ऑफ कैडमियम इज 97 पिकोमीटर। कैडमियम का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि देखो ना, जो कॉपर है वो 3D सीरीज में और जो कैडमियम है वो 4D सीरीज में। कैडमियम किसके नीचे आता है? जिंक के नीचे आता है, और कॉपर जिंक के पहले आता है, ठीक है। द चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ कॉपर 2+ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ CD+2। ओके, कॉपर का चार्ज टू साइज रेशियो ज़्यादा है, किससे? CD+2 से। देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं कि Cu2+ जो है वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, किसके कंपेयर में? CD+2 के कंपेयर में। आया समझ में? तो प्यारे बच्चों, आपको ये स्केल भी याद होनी चाहिए। आगे देखिए, नेचर ऑफ लिगैंड। A second factor that governs the stability of the complexes is related to how easily the ligand can donate its lone pair of electron to the central metal ion। मतलब कितनी आसानी से जो लिगैंड है वो अपना लोन पेयर किसको दे देता है? मेटल आयन को। मतलब उसकी बेसिसिटी कितनी अच्छी है। ओके, तो ये देखो, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर देने की टेंडेंसी को अपन क्या बोलते हैं? बेसिसिटी। The basicity of the ligand, those are stronger bases tend to form more stable complexes। तो कौन कौन स्ट्रॉन्गर बेसेस है? अगर कार्बन के ऊपर लोन पेयर है तो ये स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन दिखाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है तो ये स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन दिखाएगा। क्यों बताइए? क्योंकि ये अच्छे बेस हैं और इसे अपन पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आया समझ में? तो चलिए देखिए, यूज योर ब्रेन पावर, अगर है तो यूज कर लो। द स्टेबिलिटी कांस्टेंट K ऑफ AgCN twice minus is 5.5 into 10 to the power 18, while that of AgNH3 twice plus is 1.6 into 10 to the power 7। 1.6 into 10 to the power 7। तो आप देख रहे हो यहाँ पे Ag का Cn के साथ जो कॉम्प्लेक्स बना है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। क्यों पता है? इसमें जो साइनाइड है ना, इसमें जो डोनर है लिगैंड का, वो कार्बन एटम डोनेट कर रहा, और वो एक बहुत ही अच्छा बेस है। वो क्या है? एक बहुत ही अच्छा बेस है। समझ में आया? और ये जो दूसरा वाला है AgNH3 ट्वाइस, इसमें अमोनिया डोनेट कर रहा है। अमोनिया में नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर है। तो किसकी डोनेटिंग कैपेसिटी अच्छी है? कार्बन की या नाइट्रोजन की? नो डाउट कार्बन की लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी नाइट्रोजन के लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी से ज़्यादा है। अब उसके पीछे सिंपल सा रीज़न क्या है? एकदम सिंपल है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो कार्बन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो लोन पेयर को इजीली दे देगा, लेकिन वहीं पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो लोन पेयर को जल्दी देगा नहीं। आया समझ में? तो ये बात हो गई। तो यहाँ पे बेसिसिटी ने डिसाइड किया। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं थियरी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओके, थियरीज। द मेटल लिगैंड बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय वैलेंस बॉन्ड थियरी। ओके, वैलेंस बॉन्ड थियरी VBT एंड क्रिस्टल फील्ड थियरी CFT। VBT का एक और फॉर्म मैंने बनाया है, वेरी ब्यूटीफुल थियरी। ओके, एंड क्रिस्टल फील्ड थियरी का आप बना दो, लिख दो नीचे चैट बॉक्स में साथियों। तो चलो शुरू करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थियरी, जी हाँ, ये वही थियरी है, इसको उसी ने दिया था जिसने 11th स्टैंडर्ड में थियरी को दिया था। किसने दिया था? लाइनस पॉलिंग
जी हाँ सर, मतलब पॉलिंग हर जगह पहुंच जाते हैं बॉन्डिंग के लिए। यस, समझा। चल अभी पढ़ते जा। What is valence bond theory and the concept of hybridization? वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या है और हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे द हाइब्रिड स्टेट इज अ थियोरेटिकल स्टेप, ये हमने 11th में ही पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन एज सच कुछ बोलते हैं ना एक्सपेरिमेंटली नहीं देखा जाता, ये तो एक कंसेप्ट बताया गया है बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, टू डिस्क्राइब हाउ कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड। वीबीटी इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। वीबीटी किसकी बात करता है? हाइब्रिडाइजेशन। और अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में नहीं पता है तो केमिकल बॉन्डिंग 11th स्टैंडर्ड की हमारी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। पूरा जो 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस है ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म है, सिर्फ 3rd चैप्टर बाकी है जिसे हम करने वाले हैं जल्दी ही, तो जाके देखो उसको, ठीक है। यहाँ पे देखो द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ईदर एग्जिस्ट, द हाइब्रिड ऑर्बिटल नीदर एग्जिस्ट नॉर कैन बी डिटेक्टेड स्पेक्ट्रोस्कोपिकली। ओके, ना तो वो एग्जिस्ट होती है और ना ही उसको हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से डिटेक्ट कर पाते हैं। These orbital, however, help us to describe the structure of coordination compound. देखिए, नो डाउट ये एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, बट इस थियोरेटिकल कंसेप्ट की मदद से हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को अच्छे से बता पाते हैं। जैसे मैं आपको 11th का अगर एक कंसेप्ट बताऊं तो 11th में मीथेन में हम सोचते थे कि ये कार्बन है, ओके, ये कार्बन है और इसका जो हाइड्रोजन होगा वो सारे 90 डिग्री पे होंगे। बट बाद में हाइब्रिडाइजेशन की थियरी ने एकदम मस्त तरीके से एक्सप्लेन किया कि ये कार्बन जो है ना वो टेट्राहाइड्रल होता है और ये हाइड्रोजन है जो गोले हैं, और इनको जॉइन करोगे आप तो आपको मिल जाएगा एक टेट्राहेड्रॉन मिल जाएगा, समझे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक टेट्राहेड्रॉन। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है यह हाइब्रिडाइजेशन हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जानने के लिए। The step involved in describing bonding in coordination compound using the VBT is given below. Okay, समझ में आया कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए? वो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक्चुअल में बॉन्डिंग होती कैसे है। मेटल आयन प्रोवाइड्स वेकेंट डी ऑर्बिटल। याद रखना, मेटल जो है मेटल वो क्या प्रोवाइड करते हैं? वेकेंट डी ऑर्बिटल। वेकेंट डी ऑर्बिटल, ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि ये पूरा डी ऑर्बिटल खाली होगा, जी नहीं, इसमें कुछ में इलेक्ट्रॉन होंगे और कुछ खाली होंगे। आया समझ में? फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद लिगैंड, और इसमें लिगैंड आके अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे। आया समझ में? अब जरा देखिए, द वेकेंट डी ऑर्बिटल अलॉन्ग विथ एस एंड पी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया क्रोमियम, क्रोमियम क्या है? 24, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2। और d10 नहीं होता, ये कितना होता है? 4s2, 3d4 होता है। ओके, तो d में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1, 2, 3, 4, और ये s का भी 2 है। मान लीजिए क्रोमियम यहाँ पे +3 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? 4s से निकलेगा। और क्यों पहले 4s से निकलता है, d से क्यों नहीं निकलता? ये हम लोग लास्ट ईयर एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो अपने आप में एक बड़ा कंसेप्ट है। और देखो, 2 तो s से निकल गया, एक d से निकलेगा, तो d का ये भी एक चला जाएगा, तो d का ये भी एक चला जाएगा, तो d में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3। आया समझ में? तो यहाँ पे ये 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो इसके साथ ये 4s भी पार्ट ले सकती है, और 4s के बाद 4p भी होगी जो कि वेकेंट होगी। तो याद रखना 3d, 4s और 4p ये तीनों पार्ट ले लेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी में इतना ज़्यादा गैप नहीं है। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड, द नंबर ऑफ वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लिगैंड डोनर एटम्स सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल आयन विच डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। समझ में? उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल खाली होंगी, ओके, जितने की लिगैंड है। मान लीजिए अगर लिगैंड 4 है तो आपको 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल वेकेंट मिलेंगी, और अगर मान लीजिए लिगैंड 6 है तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको खाली मिलेंगी। ओके, ये जो आप ऑर्बिटल दिखाया ना मैंने अभी आपको नीचे, जो कि 3d था, 4s था, 4p था, ये आपस में मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग करेंगी और ये क्या बना देंगी? एक नई हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ में आया? आगे देखिए, ओवरलैप बिटवीन द वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल of the metal and filled orbital of ligand leads to formation of metal ligand coordinate bond। तो ये जो आपने देखा ना
ये डी ऑर्बिटल में यहाँ पे पहले में ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन थे, फिर ये 2 खाली थे जिसमें लिगैंड ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दिया। तो जब ये लिगैंड इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और तभी यहाँ पे बन जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आ गया समझ में? अब देखिए नेक्स्ट 5th पॉइंट, द हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड बाय द मेटल आयन पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ लिगैंड। द हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड बाय द मेटल आयन पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द लिगैंड। मान लीजिए 4 लिगैंड है, तो ये कैसे होगा? ये मेटल होगा और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हो सकता है ऐसे। तो यहाँ से ऐसे लिगैंड आएंगे, या फिर ये क्या हो सकता है? स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। ये 4 ऑर्बिटल ऐसे खाली आपको चाहिए तो इसको ऐसे वेकेंट भी बना दो। बोलो समझ में आया? ऐसे खाली भी दिखा सकते हो, ये ऐसे 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 ऐसे, या फिर यहाँ पे ऐसे खाली दिखा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे खाली दिखा दो। तो अगर स्क्वायर प्लेनर होगा तब तो इसमें ऐसे हो जाएगा, मतलब बेसिकली एक स्क्वायर जैसा बन जाएगा। ये देखिए, ये ऐसे इनको ज्वाइन कीजिए, ये देखिए बन गया ना स्क्वायर ऐसे। और फिर लिगैंड यहाँ से आएगा और अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। और ये मेटल की ये जो ऑर्बिटल बनी है ना, ये सब हाइब्रिड ऑर्बिटल है। जैसे इसमें हर एक ऑर्बिटल sp3 है। टोटल कितनी है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल? 4। और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो dsp2 है। तो कितने dsp2 वाले ऑर्बिटल? 4। मतलब हर एक dsp2 होंगे। dsp2, यहाँ पे भी dsp2, ये भी dsp2, ऐसे ये भी dsp2, और इसमें ये sp3। आया समझ में? चलो आगे देखते हैं। The n-1d or nd orbital used in hybridization allows the complexes to be classified as outer orbital and inner orbital complexes। अभी outer orbital और inner orbital complexes क्या है, इस पे थोड़ा सा जोर देना होगा। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए क्रोमियम कितना है? 24 है, ओके, और +3 स्टेट में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 4p, और फिर यहाँ पे 4d यूज़ हो गया। ठीक है, तो टोटल d में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए? d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं क्रोमियम में? 4 होते हैं। लेकिन यहाँ पे +3 है तो ये 2s के गए और d का कितना चला जाएगा? 1 चला जाएगा। टोटल 3 जा रहे हैं ना, तो ये 2 तो गायब हो गए और फिर d से 1 गया, तो कितना बच गया? d3 बच गया। तो 4s0 3d3, तो ये क्या हो गया? 4s0 3d3, और यहाँ पे आ जाएगा 4p एंड 4d। मान लीजिए अगर कोई लिगैंड है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है 3d, 4s, 4p और 4d, अगर ये 3 ऑर्बिटल यूज हो गई, ओके, 3d में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो 3d क्या है? n-1, क्योंकि ये क्या है? n है, n का वैल्यू 4 है, n-1 क्या हो जाएगा? 3d। तो अगर 3d में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया तो इसे हम कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर आए, किसमें? 4d में, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जनरली मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में मिलेंगे। सर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या होता है और वीक फील्ड लिगैंड क्या होता है, ये भी आगे चल के बताएंगे आपको। ठीक है सर, तो इतने इलेक्ट्रॉन पेयर किधर से आएंगे? मान लीजिए क्रोमियम 6 लिगैंड से कंबाइन कर रहा है, मतलब 6 लिगैंड डोनेट कर रहे हैं। तो अगर 3d का आप देखो तो 3d में ऐसे कितनी ऑर्बिटल होंगी? 5। मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन थे तो ये 2 तो भर गए, बचे ना ये 3, तो 3 है और 3 और लगेगी, तो उसके बाद 3d तो भर गया, फिर 4s का 1 लगेगा, ओके, फिर 4p लगेगा। तो सर 4p में ही खत्म हो जा रहा है ना, ओके, तो फिर ऐसे हो जाएगा। देखो यहाँ पे फिर सिर्फ और सिर्फ 3d यूज होगी, 4s यूज होगी और 4p यूज होगी, अगर 3d यूज हो गया तो। बट अगर 3d नहीं यूज होगा तो फिर क्या यूज होगा? 4s, 4p और 4d, क्योंकि देखो 6 लिगैंड आएंगे तो 3d में तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो 4s में जाएगा, 4p में जाएगा और 4d में जाएगा। तो s में 1 है, p में कितने होते हैं? 3, px, py, pz, और d में भी जाएंगे। तो ये देखिए, इसका 1 ऑर्बिटल, इसका 3 ऑर्बिटल, टोटल 4 हो गए। लिगैंड कितने हैं? 6,
तो इसका भी 2 ये यूज़ होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एक S 3P और 2D, तो ये हो जाएगा sp3d2। किसके केस में, 6 लिगैंड के केस में। और इसमें 4D मतलब d ऑर्बिटल बाहर वाली यूज़ हुई है, मतलब Nd यूज़ हुई है, तो इसे हम कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आ रहा है समझ में? अरे सर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बिल्कुल टेंशन ना लियो, सब कुछ एक्सप्लेन कर दियो। आगे देखो, फॉर हाइब्रिडाइजेशन इन दी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स Nd ऑर्बिटल्स आर यूज, ये तो मैंने बता दिया। वेयर इन द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस N-D ऑर्बिटल आर यूज। आया समझ में? अब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3 द स्ट्रक्चर इज ऑक्टाइडल। हमने ये 11th में ही पढ़ा था। स्टेप टू अंडरस्टैंड मेटल लिगैंड बॉन्डिंग इंक्लूड, फर्स्ट सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढिए, किसकी, सेंटर मेटल आयन की। दूसरा क्या है, राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। उसके बाद क्या देखोगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है। तीसरा, सी वेदर द कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन और हाई स्पिन। अब जरा देखिए, अगर नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल आयन में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ध्यान से सुनना, मान लीजिए क्रोमियम ही है या फिर कोई और ले लीजिए, क्रोमियम के बदले आप मैंगनीज भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंगनीज Mn+2 है। यहाँ पे देखिए Mn कौन से स्टेट में, +2। अब हम सब जानते हैं Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। Mn 25 है तो ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और फिर आ जाएगा नेक्स्ट 3d कितना, 5। ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे Mn+2 में, तो मान लीजिए उसका S का इलेक्ट्रॉन चला गया, तो S वेकेंट है और D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब जरा देखिए, अगर एक फ्री स्टेट में, मतलब उसके नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में उसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। बट पता चला लिगैंड्स के आने के बाद इसके बाद सिर्फ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहा है, मतलब कैसा हुआ, ये इलेक्ट्रॉन ने इसको पेयर कर दिया और ये इलेक्ट्रॉन ने इसको पेयर कर दिया, बचा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो फ्री स्टेट के कंपेयर में जब वो कॉम्प्लेक्स बन गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्यों आ रहा है, जब लिगैंड आएगा। नो डाउट ये जो इसके पहले मैंने जो दिखाया था ना 5 इलेक्ट्रॉन, वो कब, जब Mn2+ फ्री स्टेट में था, मतलब कोई लिगैंड नहीं आ रहा था, तब उसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे। बट लिगैंड के आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए और सिर्फ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आया, तो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो पहले के कंपेयर में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो इसे हम कहेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे, लो स्पिन। बट अगर 5 पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन थे और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद भी 5 ही हैं, मतलब जितना फ्री स्टेट में थे और लिगैंड आने के बाद या कॉम्प्लेक्स बनने के बाद अभी भी उतने ही है, तो उसे हम कहेंगे हाई स्पिन। ये लो स्पिन हाई स्पिन को लेके आधा लोग की खोपड़ियाँ चकरा जाती है, इसलिए हम तोहका बता दिए। कळलं का रे बाबा, एकदम सुपर ढासू कन्सेप्ट शिकवतोय। लिहिते कमेंट बॉक्स मध्ये लिहायचं, सर हो छान शिकवलं तुम्ही, गपचूप बसतात तुम्ही लोक। किती हार्डवर्क लागतं माहिती आहे काय व्हिडिओ बनवायला, फॅन बंद करा, AC बंद करा, दरवाजा बंद करा आणि गपचूप शिकवा, कळलं। अब देखिए इसमें एक बच्चों को डाउट आता है कि सर ये इलेक्ट्रॉन पेयर काहे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को आप उठा के इधर कर दिए पेयर और ये इधर कर दिए पेयर। अब एक सिंपल सी बात है, ये सब आप सीखोगे आगे। एक्चुअल होता क्या है, जब लिगैंड के इलेक्ट्रॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करते हैं तो दोनों में रिपल्सन होता है। तो लिगैंड क्या करता है पता है, लिगैंड ये मेटल के इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देता है, अगर ये लिगैंड स्ट्रांग है तो। अगर लिगैंड क्या है, स्ट्रांग लिगैंड है तो। सर स्ट्रांग लिगैंड कौन होते हैं, जिनमें डोनर कार्बन और नाइट्रोजन होता है। बट अगर लिगैंड वीक है, अगर लिगैंड क्या है, वीक फील्ड वाला है, तो ये पेयर नहीं करेगा, समझ में आया, किसके, मेटल के इलेक्ट्रॉन को। और स्ट्रांग फील्ड लिगैंड में जनरली आपको क्या मिलेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और स्ट्रांग फील्ड लिगैंड में आपको मिलेगा लो स्पिन, और वीक फील्ड लिगैंड में आपको मिलेगा हाई स्पिन, जनरली। आ गया हमारा बतिया समझ में? जी हाँ सर, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखो, फ्रॉम द नंबर ऑफ लिगैंड फाइंड द नंबर ऑफ मेटल आयन ऑर्बिटल रिक्वायर्ड फॉर बॉन्डिंग। वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, अगर 4 चाहिए तो sp3 हो जाएगी या फिर dsp2 हो सकता है। अगर 6 होंगे तो sp3d2 होगा, एक S 3p और 2d।
आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आयन अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन एंड द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व। ये तो अपने को देखना होगा कि कौन कौन सी ऑर्बिटल खाली हैं और वो हाइब्रिडाइजेशन में कैसे पार्ट करेंगी। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। ओके, जो मेटल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन की। ओके, अब इधर देखो, शो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ओके, जो ऑर्बिटल हम लोग खाली छोड़े थे ना उसको भर के दिखाएंगे। मान लीजिए मैंगनीज का भी आपको दिखा था ना, ये 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे, अब इसको भर के दिखाएंगे। कैसे? जो किया नहीं कर के दिखाएंगे, कैसे करके दिखाएंगे? देखिए यहाँ पे ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये ऐसे ऐसे 5 थे ना। मान लीजिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो सबको पेयर कर देगा, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 और इसमें 1। ओए कितना बना रहे हो? चलो मिटाते हैं इसको पहले और थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। तो ये 5 डब्बे मैंने बना दिए। अब कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5, तो ये 4 पेयर हो गए, 1 बच गया। अब जो लिगैंड है ना वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा। कहाँ पे देख रहे हो? यहाँ पे देगा, ये इसमें देगा। तो ये लिगैंड के इलेक्ट्रॉन है ऐसे देखने का। तो लिगैंड ने 2 दिया तो ये D2 हो गया। और मान लीजिए 6 लिगैंड है तो 2 ही हुए, तो 1 S और 3 P आगे के वापस जाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? D2sp3। और लिगैंड कितने लगेंगे? 6 लगेंगे। तो 6 लिगैंड लगेंगे तो D2sp3 होगा, 4 होगा तो sp3 होगा या फिर dsp2 होगा। ये सब कुछ हम बता दिए हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड प्रेडिक्ट द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ओके, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? क्या पहले से कम हो गए या फिर पहले के बराबर है? सर पहले से ज़्यादा हो गए तो? भाई पहले से ज़्यादा होगा ही नहीं। क्यों बताए? लिगैंड कभी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं देता, लिगैंड तो पेयर में इलेक्ट्रॉन देता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स लीनियर हो जाएगा मेरे भाई। सर हैंड राइटिंग बहुत पुअर है, अच्छा कर दो। चलिए ठीक है, अच्छे से लिखते हैं प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे आ जाएगा LINEAR। टेट्राहेड्रल है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। स्क्वायर प्लेनर है, dsp2 हो जाएगा। ठीक है, D2sp3 या sp3d2 है, ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। ये सर सब कैसे बता दे रहे हो फटाफट? ये तो 11th में पढ़ा दिया गया था बच्चों। अब इधर देखो, गिव VBT डिस्क्रिप्शन ऑफ बॉन्डिंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, प्रिडिक्ट देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। तो देखिए ये जितना कुछ भी दिया है ये सब कुछ हम कब करेंगे? जब हम सारे एग्जाम्पल आगे के पढ़ लेंगे तब। ओके, ये जो एग्जाम्पल देख रहे हो ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के, ये एग्जाम्पल जो इन्होंने दिए, ये सारे एग्जाम्पल पढ़ने के बाद हम आके इसे सॉल्व करेंगे ताकि तब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग थरो हो जाए। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो वीडियो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का हो गया। तो जनरली जब ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है तो बच्चे बोलते हैं, ओए सर इतना लंबा लंबा वीडियो क्यों बनाते हो? तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा आज का वीडियो। ओके, अगर आपको ऐसा पसंद आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना अप्रिसिएशन लिखिए, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह पढ़ते रहिए, हमारी वीडियो देखते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।